हम मोहम्मद बिन तुगलक पे बात कर रहे थे। तो आज हम जो उसकी कुछ पॉलिसीज़ थी और जिसको हम ह्यूमन हिस्ट्री में उसको एक्सपेरिमेंट्स लिखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के, तो उन पे हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले जो बड़ा काम उसके दौर में हुआ था वो है कि एक जो एडमिनिस्ट्रेशन का सेंटर था दिल्ली, उसको शिफ्ट किया गया था देवगिरी, यानी जिसका नाम दौलताबाद रखा गया था, जिसको कि उमूमन हमारी किताबों में एग्जोडस टू देवगिरी। तो ये ज़ियाउद्दीन बरनी वो लिखते हैं कि ये सेंट्रली लोकेटेड था। अब देखिए, एक तो इवेंट्स है जो हमारे सामने फैक्ट्स है, फिर उनकी इंटरप्रटेशन है, यानी जो मुख्तलिफ हिस्टोरियन, चाहे वो प्राइमरी सोर्सेज लिखने वाले हो या फिर जो सेकेंडरी सोर्सेज हमारे पास हो, तो ये क्यों हुआ था, यानी मोटिव क्या था, ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर क्यों शिफ्ट हुआ था, मोहम्मद बिन तुगलक ने ऐसा क्यों किया। तो इस पे फिर वो मतलब अपनी अपनी आरा यानी राय देते हैं वो। अब इब्ने बतूता लिखते हैं कि वो जो दिल्ली के अब्यूसिव पीपल थे, यानी लोग थे वहाँ के, तो उनको पनिश करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने ऐसा किया कि उनको कहा कि आप यहाँ से, यानी एक फोर्स्ड माइग्रेशन उनको करवाई मोहम्मद बिन तुगलक ने। हमारे सामने एक और सोर्स है इसामी का, तो वो भी ये लिखता है कि वो जो दिल्ली के लोग थे मोहम्मद बिन तुगलक को उन पे शक हुआ था, यानी उनका एक सस्पिशियस नेचर था, तो उन पे शक हो रहा था कि ये रेबेलियन करे, तो उनको पनिश करने, यानी ये भी वही व्यू है कि दिल्ली के लोगों को, अहलियाने दिल्ली को सज़ा देने के लिए ये जो सेंटर था दिल्ली से, इसको शिफ्ट किया गया टुवर्ड्स दौलताबाद, जो कि दक्कन में था। अब अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री देखो, आप यहाँ इन तमाम सोर्सेज को आप इंटरप्रेट करें, तो देखते हैं कि ये एक चाहते थे एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर हो, यानी एक सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर हो। तो कुछ लिखते हैं कि ये क्योंकि पंजाब में लगातार उस टाइम में मंगोल इनकर्जन्स हो रही थी, यानी मंगोल लगातार हमले कर रहे थे, तो इस वजह से वो चाहते थे कि एक सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर वो यहाँ दक्कन में हो। अच्छा, ये कोई मतलब हैप्पैज़ार्ड मैनर में नहीं कि एकदम से उनको कहा गया कि आप यहाँ से जाइए और देवगिरी शिफ्ट करें, दौलताबाद शिफ्ट करें कैपिटल, तो बल्कि ये एक वेल प्लानर था, यानी बड़ा इस पे काम किया गया और वेल थॉट था, प्लानिंग के साथ किया गया। तो पता चलता है कोई 2 साल से मोहम्मद बिन तुगलक इस पे सोच रहे थे कि ये यहाँ से एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर इसको शिफ्ट करना है, यानी दिल्ली से दौलताबाद। तो उनने अरेंजमेंट्स बनाए, अरेंजमेंट्स के इसके लिए, और फैसिलिटी यानी सराइज रोड्स तामीर करवाए, उनके दोनों साइड में पेड़ लगवाए, फिर सराइज बनवाई, तो ये तमाम अरेंजमेंट्स हो रहे थे। अब इसमें देखिए, एक है कि ये कोई मास एक्सोडस नहीं था, यानी पूरा जो दिल्ली का शहर था, पूरा का पूरा शहर उसको माइग्रेट नहीं कराया गया। ज़्यादा से ज़्यादा हम कह सकते हैं कि उसका जो एलीट सेक्शन था या जो मतलब कोई इन्फ्लुएंशियल लोग वहाँ पे थे, तो उनको मतलब यहाँ माइग्रेट कराया गया। उसमें सूफीज़ भी थे और उसमें जो बाकी नोबेलिटी क्लास भी था। लेकिन जो सोर्सेज पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि ये कोई मतलब इस तरह का मतलब कोई इसके लिए वो तैयार नहीं थे, बल्कि एक तरह का एक फोर्स्ड माइग्रेशन था ये। तो इस पे अगर आप कॉम्प्रहेंसिव हिस्ट्री को देखोगे, तो वहाँ से एक बात हमें पता चलती है कि ये सेकेंड कैपिटल नहीं थी, यानी जिसको उमर कहा जाता है कि दौलताबाद या देवगिरी को मोहम्मद बिन तुगलक एक सेकेंड कैपिटल ऑफ दिल्ली सल्तनत बनाना चाहते हैं, लेकिन वो लिखते हैं कि ये सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था, यानी जहाँ से इंतज़ाम चलाया जाए। जो कुछ जो ये दलील देते हैं, आर्गूमेंट पेश करते हैं कि ये दिल्ली से ज़्यादा सेंट्रल लोकेट था अगर आप पूरा हिंदुस्तान देखोगे। तो अब आप देखिए कि ये कोई सेकेंड कैपिटल नहीं था, बल्कि ये एक सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था। बाकी किताबों में इसके मुतलिक हमारे पास डिटेल्ड है कि कैसे हुआ, यानी दिल्ली के लोगों को क्या मुश्किलात हुई। तो सबसे यानी जो अनपॉपुलैरिटी का काम जो दिल्ली में यानी जो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया, जिससे वो लोगों में बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर हुए थे, वो यही था, यानी जो ये फोर्स्ड माइग्रेशन टू दौलताबाद या देवगिरी। एक और उसका काम जो एक्सपेरिमेंट आप उसको कहोगे या
एक इकोनॉमिक रिफॉर्म मोहम्मद बिन तुगलक लाना चाहते, उसको हम कहते हैं कि उन्होंने हिंदुस्तान में मेडिवल टाइम में टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस कराई। अब देखिए इसमें जो ये हम समझते हैं कि जिसका ग्रेटर फेस वैल्यू हो और फिर लेस इंट्रिंसिक वैल्यू हो, यानी आप पेपर करेंसी को अगर आप आज देखोगे तो उसमें आप कितना आप ले सकते हो, लेकिन उस पेपर का उतना मतलब वैल्यू नहीं होता है। हालांकि मतलब उससे आप 200 रुपया का मतलब मटेरियल ले सकते हो, 1000 रुपया का, लेकिन उसका ये इंट्रिंसिक वैल्यू इतना नहीं होता, तो इसको टोकन करेंसी कहते हैं। तो ये मेडिवल टाइम में हुआ था, चाइना वगैरह में हुआ था, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने भी ऐसा ही कराया था। तो इससे पहले टांका और जीताल दिल्ली सल्तनत में ये करेंसी थी। तो अब मोहम्मद बिन तुगलक ने इंट्रोड्यूस कराई टोकन करेंसी। तो उसने क्या किया कि ब्रॉन्ज कॉइन इन प्लेस ऑफ सिल्वर कॉइन। तो ये जो टांका था यानी सिल्वर कॉइन थी, उसके बजाय उसने ब्रॉन्ज, ये जो एलॉय है, इसकी कॉइनेज इशू की। और उसने यही कहा कि ये जो इसको एक्सेप्ट किया जाए एज ए टोकन कॉइन, तो ये सिल्वर टांका जो है उसके इक्विवेलेंट होगा। यानी सिल्वर और ब्रॉन्ज में बड़ा फर्क है, लेकिन उसने कॉइन इशू की और ये कहा कि इसको इसके बदले ने जो सिल्वर टांका हमारे पास कॉइन है उसके बदले इसको कबूल यानी एक्सेप्ट किया जाएगा। तो यहाँ मतलब जो है जिटाल को टंका कहा जाता था। अब देखिए इस पे दो बातें हैं। एक तो ये है कि मेटल कौन सा यूज हुआ था। तो अगर आप जियाउद्दीन बरनी को देखोगे तो बरनी लिखते हैं कि ये मिस यानी कॉपर था, कॉपर मेटल इस्तेमाल हुआ था इस करेंसी में, यानी जो टोकन करेंसी मोहम्मद बिन तुगलक ने यहाँ पे इशू की थी। तो अगर आप फरिश्ता को देखोगे, तारीख फरिश्ता, तो उसको लिखे ब्रांज, यानी कि ये ब्रास या ब्रॉन्ज जिसको हम कहते हैं, इस मटेरियल की ये टोकन करेंसी थी। वो कहते हैं कॉपर और इनका है कि ये ब्रॉन्ज में थी। तो इस पे अरबिक के साथ साथ पर्शियन में भी लिखा गया था, जैसा कि मुहरशुद तंका राइजदर रोजगारिये बंदे उम्मीदवार मोहम्मद तुगलक, तो ये उस पे लिखा हुआ था। अब इसके भी क्या मोटिव्स थे, अगर आप इसको देखोगे क्यों कराया, यानी क्यों ये टोकन करेंसी मोहम्मद बिन तुगलक ने इशू करवाई। तो बरनी ये लिखते हैं कि इस टाइम जो वो एक खुरासान की एक्सपेडिशन, इस पे मैं बात करूंगा, उसके लिए वो तैयारी कर रहे थे। तो लिहाजा शॉर्टेज यानी ये जो ट्रेजरी थी उसमें कुछ भी नहीं बचा था माल। तो इस टाइम जो शॉर्टेज थी यानी ट्रेजरी बिल्कुल खाली थी, तो दैट इज वाई कि उनको ये मतलब टोकन करेंसी इशू करनी पड़ी। लेकिन इसके साथ साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे उस टाइम में जो रिसर्च हुआ कि वर्ल्ड वाइड शॉर्टेज ऑफ सिल्वर थी, यानी सिल्वर कंटेंट बहुत ज़्यादा कम पाया जाता है उस टाइम की कॉइनेज में। तो इस वजह से उन्होंने ऐसा किया, लेकिन ये फेल हुआ। तो वो फॉरजेड कॉइनेज वहाँ पे बनाए गए। बरनी कहते हैं हर हिंदू का अगर यहाँ वहाँ पे कॉइनेज बनाई जाती थी कॉइनेज। तो सिर्फ एक ही बात जो लोगों को इसमें पता नहीं चली कि प्रोपोर्शन क्या है इस यानी टोकन करेंसी में। तो ओवरऑल आप देखिए कि लोग खुद अपने घरों में ऐसी कॉइन्स बनाने लगे। तो ये एक्सपेरिमेंट भी उनका फेल हुआ है और इससे बहुत ज़्यादा असर ट्रेजरी पे पड़ा। फिर एक और बात उनकी कि खुरासान, आप खुरासान देखते हो उस टाइम 3,70,000 यानी 3,70,000 के करीब आर्मी मोहम्मद बिन तुगलक ने तैयार की। तो वो समझते थे कि जो चंगेज खान के वहाँ पे डिसेंडेंट्स हैं वो कमज़ोर हो गए हैं। यानी खुरासान, इस पूरा आप सेंट्रल एशिया को देखिए, वहाँ से लेके आप ईरान वगैरह को देखिए और फिर काबुल कंदहार से हमारे हिंदुस्तान तक की जो सारा एरिया है, इस पूरे एरिया को मोहम्मद बिन तुगलक एक रूल के अंडर, यानी एक रूलर के अंडर, इससे पहले पिछले पार्ट में हम बात कर चुके हैं। तो वो अप्रोप्रिएट इसको एक अपॉर्चुनिटी समझते थे और फिर इस पूरा एरिया यानी खुरासान एक्सपेडिशन, तो उसने कहा था उस टाइम के जो उलमा थे सूफीज को कि इसको जिहाद डिक्लेयर किया जाए, यानी आप इसको एक फतवा जारी करें कि एक जिहाद है। तो सोल्जर्स को यानी कि एडवांस में पे किया गया। फिर इससे भी ट्रेजरी पे बहुत बड़ा असर इसका पड़ा। अच्छा, फेमीन जो एक कहत हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में, तो ये दोआब का जो एरिया है वहाँ पे एक्सेसिव टैक्सेशन हुई थी। उसके बाद लगातार कंटिन्यूअस मॉनसून का फेलियर कई साल तक रहा।
तो फिर मोहम्मद बिन तुगलक चाहते थे कि यानी जो स्टेट का शेयर है वो आप दे, हालांकि कहत साली थी, वहाँ पे मॉनसून का फेलियर था, लेकिन इस पीरियड में भी वो चाहते थे कि स्टेट के जो ड्यू शेयर है, यानी जो रेवेन्यू आपको स्टेट को देना है वो आप दीजिए। तो इस वजह से वहाँ पे रेबल हुआ और फिर लोग वो बगावत पे उतर आए। तो इसी दौरान यानी वहाँ पे ताउन फैल गया था, तो बाल बाल मोहम्मद बिन तुगलक भी इसमें बच गए। इस पीरियड में 1340 टू 1343 वो चाहते थे कि जो एग्रीकल्चर है उसको रेस्टोर किया जाए, यानी अब जो यहाँ पे कहत हुआ था, पूरा एग्रीकल्चर डिस्टर्ब हुआ था, तो अब इसको दोबारा से यानी रिसेटल या आप रेस्टोर करने के लिए उसने कुछ मेजर्स किए, जिसको हम कहते हैं कि ये मेजर ऑफ स्टेट फार्मिंग, यानी जो स्टेट ग्रेनरी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा जाए। तो इसके लिए वेल्स यानी वो ढके गए, खोदे गए जो कुएं थे, फिर सीड प्रोवाइड किया गया लोगों को। तो एक डिपार्टमेंट बनाया गया, दीवाने अमीर कोही, जो कि एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट था, वो बनाया गया। तो फिर जो पूरा उसका जो ये एरिया था, इसको 30 मतलब जो रेक्टेंगुलर दायराज थे 30 कोस के जो कंट्री थी, उसको डिवाइड किया गया इस पूरे एरिया में। यानी ये वो स्टेप एक डिपार्टमेंट बनाया गया, फिर जो लोन दिया गया, सीड प्रोवाइड किया गया, एग्रीकल्चर फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई, वो इस वजह से कि एग्रीकल्चर एक रेस्टोर हो। तो ये बड़ा इस पे बात होती है उसकी इस पॉलिसी पे, और फिर ये मतलब वो जो मेजर्स इस पीरियड में लेते हैं। अच्छा, मंगोल इन्वेजन भी इस पीरियड में हुआ था। काला नूरुर ये जो पेशावर का इलाका है, इसको कनकेस्ट किया मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसी तरह से फिर जो देवगिरी का इलाका है कोंदाना, उसमें भी ये एरिया देवगिरी में भी एक्सपेडिशन की और उसको कनकेस्ट किया गया। एक और बात जिसको हम कहते हैं कराचल एक्सपेडिशन, तो ये मिड हिमालयन ट्रैक्ट जो है, कुल्लू या कांगड़ा का जो इलाका है, कुमान गढ़वाल एरिया जो है, तो यहाँ पे कराचल एक्सपेडिशन के लिए मोहम्मद बिन तुगलक गए। इसी तरह से नागरकोट, ये 1337 में मोहम्मद बिन तुगलक ने कनकेस्ट किया गया। उसका पीरियड एक और चीज़ के लिए याद रखा जाता है कि इसमें सबसे ज़्यादा मतलब बगावतें हुई, यानी हालांकि कोई असैसिनेशन अटेम्प्ट नहीं हुई, यानी वो सिर्फ एक सुल्तान है जिसको मारने की कोई भी कोशिश नहीं की गई, लेकिन वेल ऑर्गेनाइज्ड रेबेलियंस मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ इस पीरियड में चलाए गए और बहुत सारे उसमें कामयाबी हुए। तो सबसे पहला जो रेबेलियन उसके खिलाफ बहाउद्दीन गुरशप, जो कि उसका कजिन था, उसने सबसे पहले इसके खिलाफ बगावत की। उसके बाद हम यहिया सरहंदी, बहराम अबा, किशलू खान, ये मुल्तान में रेबेलियन करते हैं। इसी तरह से सिंध में मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ रेबेलियन होता है। फिर जो ये जो गयासुद्दीन बहादुर, ये उसके खिलाफ रेबेलियन करता है। इस तरह से सहवान में, लाहौर में रेबेलियन मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ होता है। फिर अब देखिए सुनम में, इसी तरह से कारा में, फिर जो मतलब बिडार है, इस टाइम पे उनके खिलाफ रेबेलियन होते हैं। तो फिर गुलबर्गा में, यानी कि वहाँ पे अली शाह का रेबेलियन होता है। इसी तरह से अयानुल मुल्क मेहरू का अवध में होता है, शाहबगान का मुल्तान में होता है, और तारगी का रेबेलियन होता है। यानी पूरा एक इस पे मतलब बड़ी डिटेल बात हो सकती है कि बड़ा एक मुनज़्ज़म तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से उसके खिलाफ रेबेलियन यहाँ पे चलाए गए। और बड़ी डेवलपमेंट उस टाइम में थी कि इस टाइम में जो सुल्तान, इसको मुस्लिम दौर भी कहा जाता है, साउथ में कुछ नई यानी हिंदू प्रिंसिपलिटीज वजूद में आए, हिंदू किंगडम्स वजूद में आ गए। तो विजयनगरा, वारंगल, ये वहाँ पे वजूद में आ गए, यानी जो यहाँ पे साउथ में ये किंगडम्स वजूद में आ गए। तो इसके साथ साथ वहाँ पे एक और जिसको हम कहते हैं बहमनाइड एम्पायर, ये भी मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में ही वजूद में आता है। तो इसके लिए हम ये जो ऑफिसर्स थे, अमीराने सादा, मतलब 100 इलाकों के जो ऑफिसर थे अमीराने सदा, तो वो यहाँ पे रेबेल करते हैं। फिर हसन गंगू यहाँ पे बहमनाइड एम्पायर की बुनियाद डालते हैं, यानी विजयनगर और बहमनाइड जो साउथ में दो बड़े स्टेट्स इस पीरियड में बने, अब एम्पायर ना हम का कहे, लेकिन वो दो स्टेट्स यहाँ पर वजूद में आती हैं मोहम्मद बिन तुगलक के ही टाइम में। तो उसके आखिरी मतलब बरसों में वो फ्रस्ट्रेट जैसे हो गए थे,
तो फिर वो बहुत ज़्यादा खून खराब है, यानी छोटी छोटी बातों पे वो लोगों को मारने लगे। तो अगर आप उनका करेक्टर देखोगे या उनकी पर्सनल लाइफ देखोगे तो सबसे वो पढ़े लिखे एक सुल्तान थे, इन्हें इतना कोई ऐसा मतलब पढ़ा लिखा सुल्तान, इसके अलावा मतलब फिजिकली भी बड़े स्ट्रांग रहे थे, और फिर करेक्टर भी उनका यानी बड़ा एक उनको समझा जाता था कि जो बीमारियां दिल्ली सल्तनत के वाकई रूलर्स को लगी थी उनसे बहुत दूर थे मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन बड़ा एक फ़लसफ़ा का असर था उन पे, हालांकि सूफियत में भी उनकी दिलचस्पी थी, लेकिन ओवरऑल आप देखोगे कि उनके जो ये एक्सपेरिमेंट्स थे एक के बाद, या पॉलिसीज एक के बाद एक फेल हो गई, तो उस वजह से दिल्ली सल्तनत पे इसका बड़ा असर पड़ गया। फिर उसके बाद तुगलक डायनास्टी को फिरोज शाह तुगलक आगे ले जाते हैं, तो उस पे हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। ये थोड़ा था इस पे एक आउटलाइन कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में क्या होता है। एक तो आप देखोगे उसको कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर देवगिरी को बनाया गया, दौलताबाद को, टोकन करेंसी, इस तरह से खुरासान एक्सपेडिशन, फिर जो एग्रीकल्चर के मेजर्स, फिर जो रेबेलियंस होते हैं, और फिर इसमें जो कनकेस्ट और ये जो नई प्रिंसिपलिटीज यानी इंडिपेंडेंट स्टेट्स वजूद में आते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम फिरोज शाह तुगलक पे बात करेंगे। थैंक यू।